नमस्कार। आज का बंदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचपीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। पूरे देश में फिलहाल अवैध खनन की बातें बार बार सामने आ रही हैं। ये खास इसलिए भी हैं कि जल्द ही पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने वाला है। राजस्थान से लेकर कर्नाटक, उत्तराखंड में लगभग हर राज्य से यही खबरें आती हैं, यही समस्या आम हो चली है। अवैध खनन से जुड़े लोगों को राजनीतिक प्रश्रय मिलने से समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज का मुद्दा में इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से राजस्थान से लेकर पूरे भारत में खनन की वजह से एक बवाल मचा है। हाल ही में अवैध खनन को लेकर पूरे प्रदेश में कई खबरें आईं। न्यायालय सख्त हुआ तो अधिकारियों ने अवैध खनन पर शिकंजा कसा। इस कारण कई मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को पद से हाथ धोना पड़ा। कई अधिकारियों की जान चली गई, कुछ ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। कई के विभाग बदल गए तो कई ट्रांसफर हुए। और हो भी क्यों ना, अवैध खनन इस गोरख धंधे में फायदा ही इतना है। हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा आए। ये कहावत अवैध खनन के मामले से ज्यादा शायद ही और कहीं फिट होती हो। बात केवल राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की, झारखंड हो या कर्नाटक, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, भारत का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश इससे अछूता रहा हो। अवैध खनन का कारोबार सब जगह फल फूल रहा है। बिना किसी निवेश करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। समस्या जितनी गंभीर है, लगता है इसे रोकने के लिए जिम्मेदार खान विभाग इस मामले में उतना ही लापरवाह। शायद उनकी लापरवाही का कारण हम ही नहीं, सरकारें और अधिकारी भी जानते हैं, क्योंकि यह भी नहीं माना जा सकता कि खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना अवैध खनन संभव होगा। इसी कारण अवैध खनन को रोकने को लेकर हर बार संसद विधानसभाओं में मामले गूंजते हैं। न्यायालय अवैध खनन पर ऐतिहासिक फैसला सुनाता है और विभाग और सरकारी लोगों को सख्ती से निपटने का अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। सरकार किसी भी दल की रहे, अवैध खनन का कारोबार हमेशा गुलजार रहा है। अवैध खनन करने वाले सरकारी संपदा को लूट रहे हैं। अवैध खनन के पीछे राजनेताओं की सरपरस्ती भी इतना बड़ा कारण है कि मंत्री आश्वासन देते हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। जाहिर है, या तो अवैध खनन करने वाले इतने ताकतवर होते हैं कि उनके खिलाफ कोई अधिकारी एक्शन लेने से भी डरता है और पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, और या तो उन्हें पैसे के दम पर मना लिया जाता है, नहीं तो उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। अवैध खनन करने वालों को किसी की परवाह ही नहीं, या फिर बरसों से जमे हुए सरकारी कारिंदे इतने कमजोर होते हैं जिन पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है। अवैध खनन के पीछे सरकारी संपदा लूटने से भी गंभीर त्रासदी है इनमें काम करने वाले मजदूरों की दयनीय हालत। खनन करते करते इन मजदूरों की क्षीण होती जिंदगी की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अवैध खनन करने वालों को केवल अपनी कमाई की चिंता होती है तो सरकारी अधिकारियों को अपनी बंदी की। अवैध खनन को लेकर सरकारें और खान विभाग कई बार विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई तो करता है और करोड़ों का जुर्माना वसूल उसमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार भी करता है। उसके बाद ये मामले न्यायालयों में जाते हैं और पैसे के दम पर छूटकर कुछ दिन बाद ही वापस लोग अपना ये गोरख धंधा जमा लेते हैं। अवैध खनन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए पक्ष विपक्ष के सदस्यों के संसद और विधानसभा में चिंता जाहिर कर देने भर से इस समस्या का कोई हल निकल जाए, ऐसी उम्मीद नहीं है। सरकार को चाहिए कि दिखावे की फौरी कार्रवाई के बजाय ठोस कार्य योजना बनाकर अवैध खनन रोक सके। इसके लिए विशेष अभियान के बजाय नियमित कार्रवाई होगी तो ही हालात में सुधार की उम्मीद लगाई जा सकती है। अवैध खनन की खबरें बार बार आती हैं और उस वक्त ज़्यादा हंगामा होता है जब इससे जुड़ा कोई एक दुर्घटना सामने आती है। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ लोगों को इसलिए कुचलने की कोशिश की जाती है, कुछ लोगों को कुचल भी दिया जाता है क्योंकि वो अवैध खनन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। प्रताप जी, पूरे देश में किसी भी राज्य की बात करें, लगभग हर जगह पर यही हालात हैं, अवैध खनन किया जाता है। और कई राज्यों के उदाहरण तो ऐसे आम हो चले हैं जहाँ पर कि अवैध खनन से जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत एक ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी राजनीति को बदल के रख दिया है। क्या लगता है आपको, पर्यावरण दिवस नजदीक है लेकिन अवैध खनन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, रुकने का कोई नाम नहीं ले रही? दीपक, सबसे पहले सोचने की बात है कि आखिर में ये जो खनन है ये अवैध क्यों है। पहली बात कि आखिर में इसका विरोध क्यों हो। दिखाया गया है कि अंग्रेजों के समय से ही हमारे देश की जो भौगोलिक संपदा है उसको लूट कर अंग्रेज ले जाते रहे जी। उन्होंने हमारे यहाँ की जो खनन संपदा
से अपने देश को, यूरोप को सरसब्ज कर दिया और हमारा देश भिखारी बना रहा। यहाँ से लोहा चला जाता और सुई तक वहाँ से आती थी, यानी कि हमारे देश के यहाँ से सारे के सारे अयस्क गए, बाकी जो खनन की चीज़ें हैं वो सब गई और हमारा देश भिखारी का भिखारी बना रहा। तभी से इस देश में एक बहुत बड़ी बात ये उठने लगी थी कि आखिर में ये जो यहाँ की खनन संपदा है, यहाँ की जो भौगोलिक संपदा है, उसका उपयोग यहाँ के लोगों के हाथों में क्यों नहीं हो। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन इन खानों पर कब्जा उन लुटेरों का हो गया जो कि अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, अपने आप को धनाढ्य कहते हैं। उन्होंने इस बात की कतई कोशिश नहीं की, इस बारे में नहीं सोचा कि जिन इलाकों में खनन हो रहा है उनकी कोई ना कोई ऐतिहासिक विरासत है, उनकी कोई प्राकृतिक जो एक लाइन है, उन सबको छोड़ते हुए पूरी की पूरी तरह से सबसे बड़ा दीपक अरावली का उदाहरण आता है। अरावली जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण था, अरावली देखते देखते नष्ट हो गया। अरावली के नष्ट होने का सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि जो रेगिस्तान जो एक सिमटा हुआ था, आज पार करता हुआ यूपी की गाजियाबाद तक पहुंच चुका है, आगे तक बढ़ता जा रहा है। सारा इलाका जो है वो रेगिस्तान की गिरफ्त में आता जा रहा है, यानी कि वहाँ की जो उपजाऊ जमीन है उसके ऊपर भी डाका डलता जा रहा है। तो इसलिए अवैध खनन बहुत ही बड़ा एक संकट है। इसको लेकर इसलिए इसकी खिलाफत होनी चाहिए क्योंकि अवैध खनन का मतलब है कि हम आवश्यकता से अधिक खनन करते जा रहे हैं, बिना परमिशन के करते जा रहे हैं। वहाँ की प्राकृतिक जो संपदा को जो संरक्षण की बात है उसके ऊपर नहीं सोच रहे हैं। और ये सारा का सारा दबाव लाइसेंस देने के बावजूद वो अवैध इसलिए है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना लाइसेंस दिए जा रहे हैं, इसलिए वो अवैध है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपतियों को झारखंड से लेकर सब जगह एलन मित्तल को बड़ा लाइसेंस दिया गया। अभी उड़ीसा में इसी तरह का एक मामला उठा जिसको लेकर जो बालकों के खिलाफ उड़ीसा के लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किए। वहाँ उड़ीसा के कई जिले कई दिनों तक बंद रहे, केंद्र सरकार पे दबाव पड़ा और आखिर में अभी भी दबाव जारी है। तमिलनाडु में जब परमाणु बिजली घर का मामला आता है तो कुल मिलाकर वहाँ भी यही परिस्थितियाँ बनती हैं। तो इस तरह का विरोध इसलिए हो रहा है दीपक, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखे बिना, वहाँ की प्राकृतिक संपदा को नष्ट करके, वहाँ के भौगोलिक वातावरण को बिगाड़ कर हम जो खनन करके जो विदेशों में भेज रहे हैं या कुछ इंडस्ट्री को पनपा रहे हैं, इसके खिलाफ एक लोगों में आक्रोश है क्योंकि उनसे उनकी जीवन रेखा को छीना जा रहा है कुछ लोगों को धनाढ्य बनाने के लिए। और ये बहुत बड़ा एक संकट है हमारे आम लोगों के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा संकट है आम लोगों के लिए और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं। अभी हालिया एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टोंक में ऐसा देखने को मिला कि वहाँ के लोगों ने इस बात को लेकर के आक्रोश जाहिर किया कि खनन की वजह से वहाँ पर जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं चेता। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई हो, बार बार मंत्रियों से लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री तक इसकी चपेट में आते रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ईमानदार अफसरों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। आखिर क्यों फैल रहा है ये खनन माफिया, इसी पर निगाह डालती एक रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान में किस तरीके से ये पूरा का पूरा माफिया फैला हुआ है। पूरे प्रदेश में अवैध खनन के मामलों और उससे जुड़े लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो देश के कई बड़े बड़े नाम भी खनन माफियाओं में शामिल होते हैं, जो कानून का माखौल बना अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने अवैध खदानों पर कब्जे कर अपने रुतबे और रुबाब से देश की सरकारी संपदा को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। और इन रसूखदार लोगों में रुतबा रखने वाले राजनेता, मंत्री, अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिन पर अवैध खनन के आरोप लगे और जांचें हुई और वो दोषी भी पाए गए। इन रसूखदार लोगों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा और सजा में जेल तक जाना पड़ा है। अवैध खनन में होने वाली अकूत कमाई के चलते हर जगह नेताओं, अधिकारियों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों का गुट तैयार हो जाता है, जो बिना कानूनों की परवाह करे धड़ल्ले से अवैध खनन किया करते हैं। अवैध खनन के मामले में हत्या और गोलीबारी की घटना तो अब आम हो गई है। अवैध खनन मामलों में लिप्तता को देखा जाए
तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए सीबीआई को उनके खिलाफ अवैध खनन से जुड़े आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए। येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन से जुड़ी फर्मों को गैर वाजिब तरीके से लाभ पहुंचाया। ऐसे वे सिर्फ अकेले नहीं हैं, पूरे देश में उनके जैसे कई राजनीतिक माफिया मौजूद हैं। उनकी ही सरकार में मंत्री रहे रेड्डी बंधुओं को भी अवैध खनन के मामले में इस्तीफा देना पड़ा और जेल की हवा भी खानी पड़ी है। बात राजस्थान की जाए तो यहाँ भी पूर्व कृषि राज्य मंत्री भरोसीलाल जाटव के खिलाफ अवैध रूप से खनन करने और क्रैशर संचालित करने के मामले में केस दर्ज हुआ और उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अवैध खनन के माफिया अपने कारोबार के लिए किसी की जान लेने से कभी नहीं डरते हैं। इसके उदाहरण में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार हैं, जो अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई की तो माफियाओं ने ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर उन्हें मार दिया। ऐसी ही घटना राजस्थान के दौसा जिले में भी हुई, जहां अवैध खनन के मामले में वन कर्मियों पर हमला किया गया और टोंक जिले में बनास की बजरी को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष तक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो हमने देखा कार्रवाई होती है, लेकिन आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि प्रशासन कोई अपनी तरफ से कदम नहीं उठाता है। कोर्ट की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस उसमें अगर देखने को मिलता है तो शायद वहां पर कोई एक्शन होता है। प्रताप जी, एक ऐसा मामला देखने को मिला, अगर हम राजस्थान की बात कर लें, रेलवे की लाइनों को जब खतरा शुरू हो गया तो मामला कोर्ट में पहुंचता है, वहां से एक फिर जुर्माना किया जाता है और उसको लेकर के मकराना में इंडस्ट्री काफ़ी हद तक प्रभावित भी होती है। या फिर बात करें अगर हम बनास की बात कर लेते हैं, वहाँ के लोगों में जो आक्रोश हो इस बात को लेकर के है कि अवैध खनन के चलते जलस्तर काफ़ी नीचे जा रहा है। जलस्तर नीचे जाने की वजह से लोग आते हैं लेकिन प्रशासन फिर भी कुछ नहीं करता। लेकिन अगर बात करें कार्रवाई के लिए इतना इंतजार क्यों किया जाता है कि कोर्ट ही सब कुछ करेगा, प्रशासन अपने स्तर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? दीपक, जब हम अवैध खनन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर तो यही है कि सरकारी प्रेशर पे ही होता है, प्रशासन के प्रेशर पे ही होता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, हम क्यों दूर जाएं। जयपुर के पूरे जो प्राकृतिक वातावरण को बदल दिया, जिस तरह से झालाना डोंगरी को लगातार खनन करके एकदम ख़त्म कर किया जा रहा था, अंत में कहीं कोर्ट चेता, उसके बाद झालाना का ये जो टूटा फूटा सा छोटा सा पहाड़ बच के रह गया है, तो वो भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ। नहीं तो जयपुर की जो हालात जो बदलती जा रही थी, जयपुर के पास झालाना एक ऐसा सुरम्य वन था जहाँ तमाम तरह के प्राकृतिक जीव जंतु थे और आज वो एक प्रकार से रेगिस्तान बन गया। उसका असर सीधे सीधे ये पड़ा कि जयपुर के उन इलाकों में, जो जयपुर के शहर में जो एक ठंडक रहती थी, वो खत्म हो गई। ये तो एक बहुत बड़ा सीधे सीधे जो वहाँ के वातावरण पे असर पड़ा। भीलवाड़ा एक उदाहरण है दीपक। भीलवाड़ा में इस समय, भीलवाड़ा वो पार्ट है जो कि मेवाड़ के वनांचल का एक पार्ट कहा जाता है, लेकिन मेवाड़ में उस इलाके में सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा पानी से तरसता है। आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। भीलवाड़ा में जिस तरह से अवैध खनन की भरमार हो गई, भीलवाड़ा को पूरी तरह से खोद के रख दिया। अभ्रक के मामले में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भीलवाड़ा में ही है और अभ्रक को लेकर इतनी बेइंतहा हो गई और पूरा का पूरा भीलवाड़ा चारों ओर से खोद डाला गया, तो वहाँ पानी का संकट गहरा गया। आज भीलवाड़ा के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। जो हमारा एक प्रकार से जिसे इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता था राजस्थान का, और जहाँ की इंडस्ट्री ने पूरे देश में और विदेश में भी अपना नाम कमाया, उस वहाँ की इंडस्ट्री पानी के अभाव में आज दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। पानी ट्रेनों से लाना पड़ रहा है, पीने के पानी की दिक्कत आ गई। आखिर में ये सब क्यों हुआ? केवल इतना बड़ा अवैध खनन हुआ। खाने लीज पर दी गई 100 मीटर और अवैध खनन हो रहा है वहाँ 5000 मीटर पे। तो कुल मिलाकर, और ये सारा का सारा सरकारी शय पे हुआ। ज़्यादातर मामलों में नेता इन्वॉल्व थे और ये होता रहा। हम देख रहे हैं कि एक एक करके हमारे सारे शहर, जहाँ कभी पीने के पानी की समस्या नहीं थी, जहाँ प्राकृतिक तरह की कोई आपदा नहीं थी, आज सारे के सारे जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जल से जूझ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अवैध खनन ने किस तरह से हमारी ज़िंदगी को संकट में डाल दिया। अवैध खनन से जुड़ी हुई चर्चा बहुत सारे पहलुओं से भी जुड़ी है। किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, किस तरीके से ईमानदार अफसर जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, उनकी जान किस तरीके से जोखिम में आ जाती है, ये सब चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।